ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज तावड़ा के ऑनलाइन शैक्षणिक मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की क्लास को शुरू करते हैं। अपने लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, अपने जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का नाम है भूकंप। क्या नाम है? भूकंप। और भूकंप के बारे में लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था भूकंपीय तरंगों के बारे में। तो उनके आगे बढ़ते हैं और आज की अपनी क्लास है उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भूकंप का वर्गीकरण। भूकंप का वर्गीकरण, भूकंप का वर्गीकरण, वर्गीकरण। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैंने आपको जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था पी, एस व एल प्रकार की तरंगे, 3 प्रकार की तरंगे होती है, उन तरंगों के बारे में लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। तो उससे संबंधित मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे कौन सी होती है। एक क्वेश्चन है, सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगे कौन सी है? सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगे कौन सी है? सबसे पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, पी तरंगे। बी ऑप्शन में है एस तरंगे। सी ऑप्शन में आता है एल तरंगे और डी ऑप्शन में आता है सभी तरंगे, सभी तरंगे। तो कल का अपना चैप्टर ये था भूकंपीय तरंगे, और भूकंपीय तरंगों के बारे में मैंने आपको कल डिटेल से पढ़ाया था। तो आज का ये क्वेश्चन है कि सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सी है। इसी क्वेश्चन से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो सकता है कि सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगों की बात कर रहा हूं। देखो इसका आंसर होगा एल तरंग। सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे कौन सी होती है? एल प्रकार की तरंगे होती है। आप इस क्वेश्चन में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। किस कारण हो जाते हैं कि मैंने आपको कल बताया था कि पी तरंगों की गति सर्वाधिक होती है। पी तरंगों की गति क्या होती है? सर्वाधिक होती है। तो वो ऐसे सोचते हैं कि जिनकी गति सर्वाधिक होगी वही तो सर्वाधिक विनाशकारी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर पी तरंगों की गति सर्वाधिक है, लेकिन एल प्रकार की तरंगे ये धरातलीय क्षेत्र के पास में चलती है। तो सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे आपको पूछे तो कौन सी है? एल प्रकार की तरंगे, ना कि पी प्रकार की तरंगे। एल प्रकार की तरंगे ना कि पी प्रकार की तरंगे। हाँ, ये बात सही है कि पी तरंगों की गति सर्वाधिक होती है और एल तरंगों की गति कम होती है। कम होते हुए भी ये धरातलीय भाग पे चलती है और ये धरातल के आंतरिक भागों में ये चलती है। ठीक है, तो धरातल के पास वाले भाग में एल प्रकार की तरंगे चलती है, तो ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे है। भूकंप का वर्गीकरण, आज की क्लास को यहां से शुरू करते हैं। भूकंप का वर्गीकरण, देखो भूकंप का वर्गीकरण सामान्यतः 2 प्रकार से किया जाता है। 2 प्रकार से किया जाता है। पहला प्रकार है उसको बोलते हैं प्राकृतिक भूकंप, प्राकृतिक भूकंप, और दूसरे उनको बोलते हैं कृत्रिम या मानवकृत भूकंप। मानवकृत भूकंप, भूकंप। तो पहला प्रकार कौन सा है? पहला प्रकार है प्राकृतिक भूकंप और दूसरा प्रकार कौन सा है? कृत्रिम या मानवकृत भूकंप। तो प्राकृतिक भूकंप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि इस प्रकार के जो प्राकृतिक प्रकार के भूकंप आते हैं
इन प्रकार के भूकंपों के लिए उत्तरदायी किसको माना जाता है? प्रकृति को माना जाता है। मैंने आपको ये आप अपना भूकंप वाला टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि धरातल के अंदर अंतर्जात बल लगते हैं, कुछ अंतर्जात बल लगते हैं और कुछ क्या लगते हैं? बहिर्जात बल। तो अंतर्जात व बहिर्जात बल प्राकृतिक भूकंप के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं, जबकि इसके आगे वाला भाग कौन सा है? कृत्रिम या मानवकृत भूकंप। इनके लिए उत्तरदायी कौन है? मानव इनके लिए उत्तरदायी है। तो वापस है प्राकृतिक भूकंप। अब प्राकृतिक भूकंप कितने प्रकार के होते हैं? वापस प्राकृतिक भूकंपों को वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक भूकंप के अंतर्गत सबसे पहला भूकंप आता है, उसको बोलते हैं ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी भूकंप। दूसरा प्रकार का है, उसको बोलते हैं भ्रंश मूलक भूकंप। भ्रंश मूलक भूकंप। तीसरा प्रकार है, उसको बोलते हैं प्लूटोनिक भूकंप। और चौथा नंबर का भूकंप उसको बोलते हैं संतुलन मूलक भूकंप। संतुलन मूलक भूकंप। तो सबसे पहले प्राकृतिक भूकंप और प्राकृतिक भूकंप को वापस वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला प्रकार का उसको बोलते हैं ज्वालामुखी भूकंप। 2 नंबर पे भूकंप आता है उसको बोलते हैं भ्रंश मूलक भूकंप। 3 नंबर पे आता है उसको बोलते हैं प्लूटोनिक भूकंप। और 4 नंबर पे जो भूकंप आता है उसको बोलते हैं संतुलन मूलक भूकंप। इसी प्रकार मानवकृत भूकंप है, इनको भी 2 भागों में बांटा जाता है। मानवकृत भूकंपों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है रचनात्मक, यानी मानव जो भी रचनात्मक क्रिया करता है उनके द्वारा भूकंप आते हैं, और दूसरा होता है विनाशात्मक भूकंप। विनाशात्मक भूकंप। तो रचनात्मक में मानव अनेक प्रकार की रचनात्मक चीजों का निर्माण करता है, जिस प्रकार हो सकता है बड़ी बड़ी भवनों का निर्माण हो गया। इसके अलावा क्या हो सकता है? कोई जल सुरंग हो गई, इसके अलावा रेल पथ हो गया। इस प्रकार की चीजें ये रचनात्मक आ जाती है। जबकि विनाशात्मक क्या आती है? जैसे परमाणु परीक्षण हो गए या अनेक प्रकार के क्या हो गए? विस्फोट हो गए। तो कृत्रिम या मानवकृत भूकंप है, इनको वापस 2 भागों में बांटते हैं। एक तो रचनात्मक और दूसरा कौन सा हो गया? विनाशात्मक। यहाँ पर ऊपर लिखता हूं मैं, आप एक है रचनात्मक और दूसरा प्रकार का हो गया विनाशात्मक। रचनात्मक और विनाशात्मक भूकंप। रचनात्मक और विनाशात्मक भूकंप, ये 2 प्रकार के हो गए, कृत्रिम या मानवकृत भूकंप के प्रकार। और ये हो गए 4 प्रकार प्राकृतिक भूकंप के। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लगाते हैं ज्वालामुखी भूकंप क्या होता है, भ्रंश मूलक भूकंप क्या होता है, प्लूटोनिक भूकंप क्या होता है और संतुलन मूलक भूकंप क्या होता है। सबसे पहले प्राकृतिक भूकंप। इन प्राकृतिक भूकंपों के अंतर्गत आपको सबसे पहले ये जैसे ज्वालामुखी भूकंप है, इसको आपको देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ ज्वालामुखी भूकंप की बात हो रही है। भ्रंश मूलक का आपको पता लग जाएगा। संतुलन मूलक भूकंप, इसका आपको देखते ही ऑप्शन को देखते ही पता लग जाएगा। लेकिन आपको ये एक शब्द आ रहा है प्लूटोनिक भूकंप, इसके बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है कि प्लूटोनिक भूकंप कौन होता है या प्लूटोनिक भूकंप कहां पर उत्पन्न होते हैं। ये प्लूटोनिक भूकंप की विशेषता सबसे अलग है तीनों से, क्योंकि ये सबसे धरातल में सबसे गहराई में उत्पन्न होते हैं, सबसे गहराई में उत्पन्न होते हैं। जबकि ज्वालामुखी भूकंप, भ्रंश मूलक भूकंप व संतुलन मूलक भूकंप है, ये एकदम गहराई में नहीं होते, ये एकदम गहराई में उत्पन्न नहीं होते हैं। तो इन तीनों से अलग विशेषता कौन से भूकंप की है? प्लूटोनिक भूकंप की अलग विशेषता है। तो इसका आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है कि प्लूटोनिक भूकंप देखने में तीनों अगर चारों ऑप्शन ऐसे आ जाए तो आपको देखने में ऐसे लगता है कि हाँ यार प्लूटोनिक ऐसे अलग ही लग रहा है, अलग नहीं है, ये भूकंप का ही एक प्रकार है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी भूकंप नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ज्वालामुखी भूकंप यानी ऐसे भूकंप जो ज्वालामुखी वाले क्षेत्र यानी जहां पर ज्वालामुखी का उद्गार होने वाला है, उन क्षेत्रों में ज्वालामुखी क्रिया से पहले जो भूकंप आते हैं उनको बोलते हैं ज्वालामुखी
भूकंप, यानी ज्वालामुखी क्रिया होगी तो निश्चित है ज्वालामुखी क्रिया से पहले उस स्थान पर भूकंप का झटका महसूस किया जाएगा, और वो भूकंप का झटका ज्वालामुखी की तीव्रता एवं उद्गार के आधार पर उस झटके का आकलन या महसूस किया जा सकता है। तो सबसे पहला कौन सा हो गया, ज्वालामुखी भूकंप। तो ज्वालामुखी भूकंप है, इस ज्वालामुखी भूकंप में क्या होता है, सबसे पहले ज्वालामुखी उद्गार के समय ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातलीय भाग पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। अगला पॉइंट है, यह क्रिया सामान्यतया ज्वालामुखी विस्फोट से पहले होती है। अगला है, इसकी तीव्रता ज्वालामुखी की तीव्रता पर आधारित होती है। अर्थात ज्वालामुखी के मैग्मा के धरातलीय भाग पर टकराने से उत्पन्न भूकंप को ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं। ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं। इसका एक उदाहरण मिलता है। यदि इसका उदाहरण क्या है, इंडोनेशिया का क्राकातो ज्वालामुखी। तो सबसे पहले ज्वालामुखी भूकंप की बात हो रही है, यानी कि जिस भाग पर ज्वालामुखी का विस्फोट होगा या ज्वालामुखी का उद्गार होगा, उस ज्वालामुखी के उद्गार से पहले उस भाग पर यानी धरातलीय भाग पर हल्का भूकंप का झटका महसूस किया जाएगा। यानी जहां पर भी ज्वालामुखी क्रिया होगी तो ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत क्या होता है, धरातल के अंतर्गत मैग्मा होता है। वो मैग्मा सबसे पहले एकदम ऊपर वाला धरातलीय भाग है, इस धरातलीय भाग से नीचे का गर्म मैग्मा या लावा है, वो इस भाग से टकराएगा। टकराने से ऊपर वाले भाग में क्या होगा, कंपन पैदा होगा। तो ऊपर वाले भाग में पहले भूकंप आएगा, उसके बाद में क्या है, ज्वालामुखी का प्रेशर देखा जाएगा, कितना अधिक प्रेशर का ज्वालामुखी है। तो उसके बाद में धरातलीय भाग को ऊपर से तोड़ेगा, और तोड़ने के बाद में धरातलीय भाग पर ज्वालामुखी का क्या होता है, उद्गार होता है। तो जहां पर भी ज्वालामुखी क्रिया होगी उससे पहले वहां पर क्या होंगे, भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे। और अगली चीज ये क्या है कि भूकंप के झटकों की तीव्रता वो ज्वालामुखी के उद्गार या ज्वालामुखी के प्रेशर पर डिपेंड करती है कि कितना ज्वालामुखी एक्टिव है या कितना एक्टिव नहीं है। तो सबसे पहले ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातलीय भाग पर भूकंप के
झटके महसूस किए जाते हैं। धरातलीय भाग पर क्या है, भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। दूसरा है, यह क्रिया सामान्यतः ज्वालामुखी विस्फोट से पहले होती है। ज्वालामुखी विस्फोट से पहले या ज्वालामुखी विस्फोट के साथ भी हो सकती है। इसकी तीव्रता ज्वालामुखी की तीव्रता पर आधारित होती है। अगला है, ज्वालामुखी के मैग्मा के धरातलीय भाग से टकराने से उत्पन्न भूकंप को ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं। इसका उदाहरण कौन सा है? इसका एक उदाहरण है इंडोनेशिया का क्राकाताओ ज्वालामुखी। इंडोनेशिया का क्राकाताओ ज्वालामुखी वो किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी भूकंप का उदाहरण है। तो ये पहला प्रकार हो गया प्राकृतिक का। पहला कौन सा हो गया? ज्वालामुखी भूकंप। अब दूसरा प्रकार है, दूसरा प्रकार है भ्रंश मूलक भूकंप। भ्रंश मूलक भूकंप, भ्रंश मूलक भूकंप के अंतर्गत क्या होता है कि अपना धरातलीय भाग या जिसको अपन बोलते हैं क्या, भूपटल, भूपटल के नीचे अनेक प्रकार की चट्टानें हैं और अनेक प्रकार की चट्टानों में क्या होगा? भ्रंशन क्रिया के कारण चट्टानें एक स्थान से दूसरे स्थान पर तब्दील हो जाएगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर तब्दील हो जाएगी। तो इनके कारण धरातलीय भाग पर आने वाले भूकंप को बोलते हैं भ्रंश मूलक भूकंप। भूपटल में भ्रंशन के कारण चट्टानों में तब्दीली होती है, तब्दीली होती है। तब्दीली का अर्थ है चट्टानें अपने स्थान को परिवर्तित करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती जाती है, उसको बोलते हैं तब्दीली। यानी भूपटल में भ्रंशन के कारण चट्टानों में तब्दीली होती है, तब्दीली होती है एवं तब्दीली होती है एवं इस भाग पर भ्रंश मूलक भूकंप उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, इसके अंतर्गत है इस प्रकार के भूकंप अत्यंत तीव्रता हुए भयंकर विस्फोट वाले होते हैं, भयंकर विस्फोट वाले होते हैं, होते हैं। उदाहरण के लिए इसका उदाहरण देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं कैलिफोर्निया का भूकंप। कैलिफोर्निया कहां पर स्थित है? यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक देश है, उसका नाम है कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया का भूकंप वो किसका उदाहरण मिलता है? भ्रंश मूलक भूकंप। यानी भूपटल में भ्रंशन के कारण चट्टानों में तब्दीली हो जाती है, भ्रंशन क्रिया होगी तो चट्टानें एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस प्रकार तब्दील होती जाएगी एवं इस प्रकार के भाग पर भ्रंश मूलक भूकंप उत्पन्न होते हैं। चट्टानों के आपस में एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है? उनका ट्रांसफर होता है या उनकी तब्दीली होती है, जिसके कारण भ्रंश मूलक भूकंप उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के भूकंप अत्यधिक तीव्रता व भयंकर विस्फोट वाले होते हैं। इस प्रकार के भूकंप अत्यधिक तीव्रता और विस्फोट वाले होते हैं। इसका उदाहरण कई काम देखने को मिलता है कैलिफोर्निया का भूकंप। कैलिफोर्निया का उदाहरण भ्रंश मूलक भूकंप का उदाहरण है। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक देश है, उसको बोलते हैं कैलिफोर्निया। उसके बाद में आता है तीसरे नंबर का, उसको बोलते हैं संतुलन मूलक भूकंप। संतुलन मूलक भूकंप, संतुलन मूलक
धरातलीय भाग में संतुलन में अव्यवस्था उत्पन्न होने से उत्पन्न भूकंप को संतुलन मूलक भूकंप कहते हैं। इसका उदाहरण है हिंदुकुश का भूकंप। यानी हिंदुकुश पर्वत कहां पर स्थित है? हिंदुकुश, किरथर और सुलेमान, 3 प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये पाकिस्तान व अफगानिस्तान वाले भाग में स्थित है। तो कहां पर है हिंदुकुश पर्वत? किसका उदाहरण मिलता है? संतुलन मूलक भूकंप। इसका मतलब क्या है कि धरातलीय भाग में क्या होता है? संतुलन में अव्यवस्था, यानी जो संतुलित भाग है उसमें क्या होती है? कुछ भी अव्यवस्था उत्पन्न होती है, तो उस भाग में उत्पन्न भूकंप को क्या बोलते हैं? संतुलन मूलक भूकंप बोलते हैं। अगला लास्ट है 4 नंबर का है, उसको बोलते हैं प्लूटोनिक भूकंप। इसका आपको थोड़ा सा एक विशेष ध्यान रखना है कि प्लूटोनिक भूकंप क्या होता है, या प्लूटोनिक भूकंप धरातल के कौन से भाग में उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले यह भूकंप धरातल में अत्यंत गहराई में उत्पन्न होते हैं दूसरी विशेषता है इनकी, ये भूकंप 240 से 672 किलोमीटर की गहराई में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के भूकंपों क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक भूकंप। यानी प्लूटोनिक भूकंप, इसका आपको इतना ध्यान रखना कि प्लूटोनिक भूकंप, पहली बात प्लूटोनिक भूकंप एक भूकंप का प्रकार है, लेकिन सबसे अलग है। अलग विशेषता क्या है इसकी कि ये ऊपर वाले भूकंप है, ये धरातल के एकदम गहराई में नहीं होते हैं, धरातल के एकदम ऊपरी भाग यानी क्रस्ट, और क्रस्ट का नीचे क्या आता है? मेंटल। क्रस्ट वाले भाग या अधिकतम मेंटल वाले भाग में उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये भाग है प्लूटोनिक भूकंप, ये धरातल में सबसे अधिक गहराई पर उत्पन्न होने वाला भूकंप है। सबसे पहली विशेषता और इंपॉर्टेंट विशेषता इसकी ये कि धरातल में सबसे गहराई में उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक भूकंप। और इसकी गहराई कितनी होती है? धरातलीय भाग के अंतर्गत गहराई होती है 240 से लेकर 672 किलोमीटर की गहराई। यानी सबसे गहराई, और गहराई कितनी? 240 से लेकर 672 किलोमीटर तक इसकी क्या होती है? गहराई होती है। तो ये तो अपने हो गए प्राकृतिक भूकंप। अब दूसरे भूकंप आते हैं, दूसरे प्रकार के उनमें आता है मानवकृत भूकंप। कौन से? मानवकृत, या उनको बोल सकते हैं कृत्रिम भूकंप। इसके अंतर्गत कौन कौन से भूकंप शामिल है? मानवकृत या कृत्रिम भूकंप। इसके अंतर्गत इसका ए पार्ट आता है, उसको बोलते हैं रचनात्मक भूकंप, और बी प्रकार का भूकंप है उसको बोलते हैं विनाशात्मक भूकंप। अब रचनात्मक का अर्थ क्या है? रचना का अर्थ होता है
नई नई रचना या संरचनाओं का निर्माण करना, वही कहलाता है रचनात्मक। विनाशात्मक, विनाशात्मक मतलब क्या होता है कि इसके द्वारा क्या होता है, धरातलीय भाग पर विनाश होता है, विनाश होता है। तो रचनात्मक भूकंप है। रचनात्मक भूकंप के अंतर्गत हम मान सकते हैं कि जैसे रेलपथ का निर्माण, रेलपथ का निर्माण हो गया। इसके अलावा हो गया बड़े बड़े नगरों में भवनों का निर्माण, भवनों का निर्माण, जल सुरंगों का निर्माण, जल सुरंगों का निर्माण, जल सुरंगों का निर्माण। इसके अलावा हो सकता है बांधों व जलाशयों का निर्माण, बांधों व जलाशयों का निर्माण। इस प्रकार के कुछ रचनात्मक कार्य, इन रचनात्मक कार्यों के द्वारा क्या होता है, धरातलीय भाग में हल्का सी कंपन महसूस होता है। उस कंपन को बोलते हैं क्या कि भूकंप। दूसरा है विनाशात्मक भूकंप। विनाशात्मक भूकंप के अंतर्गत आता है एक तो परमाणु परीक्षण। कौन सा? परमाणु परीक्षण, परमाणु परीक्षण व परमाणु विस्फोट। परमाणु परीक्षण व परमाणु विस्फोट, ये दोनों क्रियाएं किसमें शामिल है? विनाशात्मक भूकंप में। तो रचनात्मक भूकंप और विनाशात्मक भूकंप अध्ययन की दृष्टि से इनको अलग अलग बांट लिया, बाकी इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। तो मानवकृत या कृत्रिम भूकंप कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के, एक रचनात्मक और दूसरा विनाशात्मक। ये हो गए। तो ये पहला पार्ट हो गया भूकंप का। भूकंप, सबसे पहले भूकंप का वर्गीकरण, और वर्गीकरण दो आधार पे पढ़ा था। अब दूसरा वर्गीकरण है भूकंप का, वह है स्थिति के आधार पे भूकंप का वर्गीकरण। स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर भूकंप का वर्गीकरण, वर्गीकरण। स्थिति के आधार पर भूकंप के वर्गीकरण को हम सामान्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है इसका, उसको बोल सकते हैं वर्गीकरण कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में। पहला भाग है उसको बोलते हैं पहला भाग है उसको बोल सकते हैं स्थलीय भूकंप, और दूसरा भाग है उसको हम बोल सकते हैं कि सागरीय भूकंप। दूसरा भाग है उसको बोल सकते हैं सागरीय भूकंप, सागरीय भूकंप। तो सबसे पहले अध्ययन करते हैं कौन से भाग का, कि स्थलीय भूकंप क्या होता है। स्थलीय भूकंप देखने से स्पष्ट होता है कि स्थिति के आधार पे, स्थिति के आधार पे या तो स्थलीय भाग में भूकंप आएगा या फिर कहां पर आएगा, जलीय भाग में आएगा। तो स्थलीय भाग है, तो स्थलीय भाग के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना पड़ेगा कि इस प्रकार के भूकंप कौन से भागों में आते हैं। इस प्रकार के भूकंप है ना, वो स्थल भाग पर आते हैं। इस प्रकार के भूकंप, इस प्रकार के भूकंप स्थलीय भागों पर आते हैं, भागों पर आते हैं। दूसरा पॉइंट है स्थलीय भूकंप सागरीय भूकंपों की तुलना में अधिक आते हैं, अधिक आते हैं। तो सबसे पहली विशेषता क्या है? स्थलीय भूकंप यानी कहां पर आएंगे? स्थलीय भाग पर आएंगे। तो इस प्रकार के भूकंप क्या होते हैं? स्थलीय भागों पर आते हैं, केवल स्थलीय भागों पर आते हैं। स्थिति है और कुछ नहीं है। दूसरा है स्थलीय भाग, स्थलीय भूकंप सागरीय भूकंपों की तुलना में अधिक आते हैं, यानी स्थलीय भाग पर अधिक भूकंप आते हैं और जलीय भाग पर क्या होते हैं? कम भूकंप आते हैं। इसी प्रकार दूसरा है
दूसरा वर्गीकरण है, इसके अंतर्गत आता है सागरीय भूकंप। तो सागरीय भूकंप के अंतर्गत क्या होता है, ये भूकंप, ये भूकंप सागरीय भूगर्भ में, सागरीय भूगर्भ में उत्पन्न होते हैं। पहली विशेषता क्या है, ये भूकंप कहां पर होते हैं, सागरीय भूगर्भ होता है ना, सागरीय भूगर्भ में क्या होते हैं, ये उत्पन्न होते हैं। एवं एवं अत्यंत अत्यंत विनाशकारी भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, तरंगों की उत्पत्ति होती है जिसे जिसे सुनामीस तरंगे कहते हैं, सुनामीस तरंगे या लहरें कहते हैं। ये तरंगे या लहरें, ये लहरें तरंगे सागरीय तटवर्ती भागों पर भारी क्षति पहुंचाती है, भारी क्षति पहुंचाती है। तो पहला स्तरीय भूकंप, दूसरा क्या है, सागरीय भूकंप। तो सागरीय भूकंप का मतलब क्या है कि सागरीय भाग के अंतर्गत उत्पन्न भूकंप को क्या बोलते हैं, सागरीय भूकंप। ये भूकंप सागरीय भूगर्भ में उत्पन्न होते हैं। कहां पर उत्पन्न होते हैं, सागरीय भूगर्भ के अंतर्गत ये क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, सागरीय भूगर्भ के अंतर्गत ये उत्पन्न होते हैं। एवं अत्यंत विनाशकारी होते हैं, एवं अत्यंत विनाशकारी भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार की तरंगों क्या बोलते हैं, सुनामी। अपन बोलते हैं ना कि सुनामी आ रही है, सुनामी आ रही है। सुनामी का अर्थ क्या होता है कि सागरीय भाग के अंतर्गत क्या हो रहा है, भूकंप की उत्पत्ति हो रही है। सागरीय भूगर्भ के अंतर्गत क्या हो रहा है, भूकंप की उत्पत्ति हो रही है। तो उनसे जो लहरें बनती है उनको बोलते हैं सुनामी लहरें, और सुनामी से ही सुनामी लहरों का निर्माण हुआ है। ये तरंगे सागरीय तटवर्ती भागों पर भारी क्षति पहुंचाती है। जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है वहां पर सुनामी लहरें धीरे चलती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो सबसे आगे वाला भाग कौन सा होगा, समुद्री तटवर्ती भाग। वहां पर ये भारी जान माल या क्षति करती है, जान माल की क्षति या हानि करती है या पहुंचाती है। तो दूसरा हो गया स्थिति के आधार पर भूकंप का वर्गीकरण। एक वर्गीकरण और है, उसको और पढ़ते हैं, वह है गहराई के आधार पर वर्गीकरण। गहराई के आधार पर वर्गीकरण, गहराई के आधार पर वर्गीकरण, गहराई के आधार पर भूकंप का वर्गीकरण हो रहा है। तो इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है गहराई के आधार पर भूकंप का वर्गीकरण। पहला है, सबसे पहला गहराई के आधार पर भूकंप का वर्गीकरण सामान्यतः तीन भागों में इसको बांट सकते हैं। गहराई के आधार पर भूकंप का वर्गीकरण है सामान्यतः तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है साधारण भूकंप, साधारण भूकंप। दूसरा प्रकार उसको बोल सकते हैं मध्यवर्ती भूकंप, और तीसरा प्रकार का वर्गीकरण उसको बोल सकते हैं अत्यधिक गहराई वाले भूकंप, अत्यधिक गहराई वाले भूकंप। इसका आधार क्या है, गहराई के आधार पर वर्गीकरण करना है। तो साधारण प्रकार के भूकंप है, ये साधारण प्रकार के भूकंप, इनकी सामान्यतः गहराई होती है 0 से 50 किलोमीटर की गहराई इनकी होती है। 0 से 50 किलोमीटर की गहराई वाले जो भूकंप होते हैं उनको बोलते हैं साधारण भूकंप। जबकि 50 किलोमीटर से 250 किलोमीटर की गहराई वाले भूकंप होते हैं
50 से 250 किलोमीटर की गहराई वाले भूकंप होते हैं, उन भूकंपों को बोलते हैं मध्यवर्ती भूकंप। और अगला वर्गीकरण है 250 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की गहराई तक जो भूकंप आते हैं उनको बोल सकते हैं अत्यधिक गहराई वाले भूकंप। तो गहराई के आधार पर वर्गीकरण हमने 3 आधार पे किया है। पहला है साधारण भूकंप जिनकी गहराई होती है 50 से लेके 50 किलोमीटर की। दूसरा है मध्यवर्ती भूकंप, ये 50 किलोमीटर से 250 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। और लास्ट वाला कौन सा है? अत्यधिक गहराई वाले भूकंप। अत्यधिक गहराई वाले भूकंप, ये 3 प्रकार के वर्गीकरण हो गया। अब आपको देखो, ये मैंने बता दिया कि साधारण भूकंप 50 से 50 किलोमीटर की गहराई पर होते हैं, मध्यवर्ती भूकंप 50 से 250 किलोमीटर, और अत्यधिक गहराई वाले भूकंप आते हैं 250 से लेके 700 किलोमीटर की गहराई पर। अब आपको एक मैं क्वेश्चन देता हूं कि सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप होते हैं, सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप होते हैं। पहला ऑप्शन है सामान्य गहराई वाले। बी ऑप्शन है मध्यम गहराई वाले। और अगला हो गया सामान्य गहराई वाले, मध्यम गहराई वाले। तीसरा हो गया अत्यधिक गहराई वाले। और डी ऑप्शन हो गया उपरोक्त सभी। तो आपको क्या बताना है कि सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप होते हैं। मैंने गहराई को आधार माना है कि सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप कौन से होते हैं, कि सामान्य गहराई वाले होते हैं, मध्यम गहराई वाले होते हैं, अत्यधिक गहराई वाले होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी, यानी ऊपर वाले तीनों है। तीनों प्रकार की गहराई वाले भूकंप समान प्रकार से विनाशकारी होते हैं। तो इसका आप आंसर दीजिए। इसका आंसर सर्वाधिक विनाश की बात हो रही है तो सबसे देखो, जितना धरातल के पास में भूकंप उत्पन्न होगा वह उतनी स्पीड से धरातलीय भाग पर टकराएगा, वो तरंगे उतनी धरातलीय भाग से जल्दी टकराएगी। तो सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप जो धरातल के एकदम पास वाला भूकंप है वो सर्वाधिक विनाश होगा, और जो जितना गहराई में है वो उससे कम विनाशकारी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सामान्य गहराई वाले भूकंप क्या होते हैं? सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप होते हैं, ना कि अत्यधिक गहराई वाले भूकंप। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भूकंप जितना गहराई में होगा वो उतना ही कम नुकसान करेगा, और जो भूकंप धरातल के एकदम पास वाले भाग में उत्पन्न होगा वो धरातलीय भाग को अत्यधिक क्षति या हानि पहुंचाएगा। तो इस प्रकार है। थोड़ा सा इसको वापस देख लेते हैं। आज की क्लास को शुरू किया था भूकंप का वर्गीकरण। भूकंप का वर्गीकरण सामान्यतः हमने 2 आधार पर माना था, एक है प्राकृतिक भूकंप और दूसरा कृत्रिम या मानवकृत भूकंप। तो प्राकृतिक भूकंप के अंतर्गत पहला बिंदु है उसको बोलते हैं ज्वालामुखी भूकंप, भ्रंशमूलक भूकंप, प्लूटोनिक भूकंप और संतुलनमूलक भूकंप। इस प्लूटोनिक भूकंप का आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि इसकी गहराई सर्वाधिक है, सर्वाधिक गहराई पर यह पाया जाता है। दूसरा हो गया कृत्रिम या मानवकृत, इसके अंतर्गत एक आता है रचनात्मक भूकंप और दूसरा आता है विनाशात्मक भूकंप। ज्वालामुखी भूकंप, जहां पर भी ज्वालामुखी क्रिया का क्या होगा? उद्गार होगा। यहाँ जहां पर भी ज्वालामुखी विस्फोट होगा, विस्फोट होने से पहले उस भाग पर क्या होगा? भूकंप का झटका महसूस किया जाएगा, क्योंकि धरातल के नीचे क्या है? गर्म व तप्त मैग्मा व लावा धरातलीय भाग पर जैसे टकराएगा, टकराने से धरातलीय भाग के ऊपर क्या होगा? भूकंप का झटका महसूस किया जाएगा। और उसके बाद में लगातार ज्वालामुखी का प्रेशर बढ़ता जाएगा तो धरातलीय भाग या चट्टानों को तोड़कर धरातल के बाहर क्या होगा? ज्वालामुखी का विस्फोट या उद्गार हो जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है, उसका नाम है इंडोनेशिया का कौन सा ज्वालामुखी? क्राकाताओ ज्वालामुखी। दूसरा ज्वालामुखी है भ्रंशमूलक भूकंप। भ्रंशमूलक भूकंप में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होगा? धरातलीय भाग में अनेक प्रकार की भ्रंशें हो गई। भ्रंशों के द्वारा क्या होता है? चट्टानें एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती है, तो चट्टानों में क्या होता है? तब्दीली हो जाती है। तब्दीली होने के कारण धरातलीय भाग पर जो भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, इस प्रकार के भूकंप के झटके क्या होते हैं? अत्यधिक तीव्रता एवं भयंकर विस्फोट वाले होते हैं। इसका उदाहरण क्या है?
कैलिफोर्निया का भूकंप, और कैलिफोर्निया कहां पर स्थित है? यूएसए में स्थित है। अगला है संतुलन मूलक भूकंप। मैंने आपको एक इससे पहले एक आपको चैप्टर पढ़ाया था आइसोस्टेसिस, या उसको बोलते हैं भू संतुलन या संतुलन। उस चैप्टर में मैंने आपको ये चीज बताई कि घूर्णन करती हुई पृथ्वी पर क्या है, सभी प्रकार के स्थलाकृति हैं, पर्वत, पठार, मैदान, इसके अलावा जैसे जिले हैं व महासागरीय भाग है, ये सब क्या है, संतुलन की अवस्था में है। इनमें जरा सी क्या होता है, असंतुलन पैदा होता है, तो उसके कारण धरातलीय भाग में क्या होते हैं, हल्के हल्के भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। तो इसका अच्छा उदाहरण क्या है, हिंदुकुश का भूकंप, हिंदुकुश पर्वत का भूकंप। अगला आता है प्लूटोनिक भूकंप। इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि इस भूकंप यह भूकंप धरातल में अत्यधिक गहराई में उत्पन्न होता है। इससे नुकसान बहुत कम होता है, लेकिन सबसे धरातल में गहराई में उत्पन्न होने वाला भूकंप है। अगला है ये भूकंप के ये धरातल में 240 से लेके 672 किलोमीटर की गहराई पर ये उत्पन्न होते हैं। तो ये प्रकार हो गए प्राकृतिक। अब है मानवकृत, यानी मानवकृत ऐसे कौन से साधन है जिनके द्वारा धरातलीय भाग पर क्या होता है, भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। उसमें पहला पार्ट आता है रचनात्मक। रचनात्मक जैसे रेल पथ, यानी रेल के लिए जो रास्ता बनाया जाता है वो रेल पथ हो गए। इसके अलावा बड़े बड़े नगरों में बड़े बड़े भवनों का निर्माण हो गया। इसके अलावा जल सुरंग या रेल सुरंग हो सकती है। इसके अलावा अनेक प्रकार के बंद हुए जलाशयों का क्या करता है, निर्माण। इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण कौन करता है, मानव करता है। इनके द्वारा धरातलीय भाग पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इसके अलावा विनाशात्मक भूकंप में क्या आते हैं, एक होता है परमाणु परीक्षण और परमाणु विस्फोट, इनके द्वारा विनाशात्मक भूकंप आते हैं। अगला है स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। स्थिति के आधार पर सामान्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है स्थलीय भूकंप, जो स्थलीय भाग पर जो भूकंप आते हैं उनको बोलते हैं स्थलीय भूकंप। इनकी देखो जलीय भूकंप है या सागरीय भूकंप है, इनसे संख्या स्थलीय भूकंपों की अधिक होती है। अगला है सागरीय भूकंप। सागरीय भूकंप क्या होते हैं, महासागर के गर्भ में उत्पन्न होने वाले भूकंप को बोलते हैं सागरीय भूकंप, और इनसे एक लहर उत्पन्न होती है। उस लहर को क्या बोलते हैं कि सुनामी लहर। और सुनामी लहर से क्या होता है, तटवर्ती भाग है वहां पर सर्वाधिक क्या होती है, क्षति या हानि देखने को मिलती है। अगला है गहराई के आधार पर भूकंप का वर्गीकरण। इसको हम सामान्यतः तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है इसको बोल सकते हैं साधारण भूकंप। इनकी गहराई क्या होती है, धरातलीय भाग से मात्र 50 किलोमीटर की गहराई तक होती है। इसका दूसरा भाग है उसको बोल सकते हैं मध्यवर्ती भूकंप, यानी 50 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर की गहराई। 50 से आगे वाला भाग मध्यवर्ती भाग हो गया, और सबसे नीचे वाला भाग है उसको बोल सकते हैं अत्यधिक गहराई वाले भूकंप। इसका अर्थ क्या है, 250 से लेकर 700 किलोमीटर की गहराई पर जो भूकंप उत्पन्न होते हैं उनको बोलते हैं अत्यधिक गहराई वाले भूकंप। फिर एक मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप कौन सा है। जो सतह के जितना पास भूकंप आएगा वो सर्वाधिक विनाशकारी होगा, और जो सतह के जितना गहराई में उत्पन्न होगा वो सबसे कम विनाशकारी होगा। तो आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक्स।